इतने महंगाई के जमाने में किसी चीज का बहुत सस्ते दामों पे मिल जाना बहुत मुश्किल होता है, और केमिस्ट्री उनमें से एक चीज है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जहां आपको इतना मेहनत करा करके इतना ही आउटपुट देगी ना, तो केमिस्ट्री जो है वो इतना मेहनत करा करके इतना आउटपुट देगी। अगर आप मैथमेटिक्स में 10 दिन लगाते हो और उसमें जेई मेन में 10 मार्क्स के चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आप अगर 10 दिन लगाओगे ना लाडले, तो 30 से 35 नंबर के लिए पहुंच जाओगे। तो केमिस्ट्री सेम इनपुट में एक्स्ट्रा आउटपुट देती है, तो केमिस्ट्री बड़ी आसानी से आपको नंबर दे जाती है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं मिशन 150 में। 150 दिनों में हम दोनों ने मिलकर एक चैलेंज लिया है कि भैया देखते हैं कि सबसे ऊपर हम कितना जा सकते हैं। हो सकता है अभी तक कोई एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ना हो जो कि 150 दिनों में हाईएस्ट मार्क 99 परसेंटाइल मार्क स्कोर कर पाए। नहीं होगा, तुम पहले बन सकते हो। और वो कितना क्रेजी एक्सपीरियंस होगा लाडले कि एक बच्चा जो मिशन 150 दिन करके 99 परसेंटाइल मार्क्स में जनवरी में जा रहा है, वो जब इंटरव्यू देगा, उसे जब मैं बातें करूंगा जनवरी में बैठ करके, तो वो कितने सारे बच्चों की उम्मीद बनेगा। जब शोएब अख्तर ने पहली बार 150 की बॉलिंग स्पीड क्रॉस करी थी ना, तो फिर सारे लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वो पहला व्यक्ति जो करता है, उसे अपने आप पे बहुत भरोसा रखना होता है, और वो पहला रिकॉर्ड बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा मददगार केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री के बिना तुम उस मार्क्स के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन केमिस्ट्री जहां इतनी आसानी से इतना आउटपुट देती है, वहीं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? केमिस्ट्री किसी का एवरेज नहीं होता। केमिस्ट्री या तो पूरा बर्बाद होता है या फिर टॉप क्लास होता है। केमिस्ट्री में एवरेज जैसी कोई चीज नहीं होती। तुमने नोटिस करा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतना अच्छा है कि भाई साहब एकदम एक एक सवाल चुन चुन के बना डालते हैं, लेकिन भाई केमिस्ट्री में एकदम हवा ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैथमेटिकल ब्रेन मैथमेटिक्स और फिजिक्स को तो संभाल लेती है, लेकिन केमिस्ट्री की जो नेचर है सब्जेक्ट की, वो मैथमेटिकल ब्रेन से नहीं चलती। उसके लिए थोड़े दूसरे अप्रोचेज होते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं मिशन 150 की ना, ये चौथी वीडियो होने वाली है। हमने अभी तक 4 वीडियोस में बात कर ली है, और ये मत समझना कि मैं इस सिर्फ केमिस्ट्री की जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताऊंगा उससे तुम्हारा पार पड़ जाएगा। नहीं, पिछले 3 वीडियो में मैंने तुम्हारी फिलॉसफी बनाई है, मैंने तुम्हारा दिमाग बांधा है। वो सारे पॉइंट्स यहां भी वैलिड होंगे, वो सारी चीजें जो मैंने बताई है वो यहां भी होगी। तो हर वीडियो में सेम बात रिपीट नहीं कर सकता। तो जिन बच्चों के सामने केमिस्ट्री की वीडियो पहली बार आई है ना, वो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 जरूर देखें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे, नहीं, मैं कुछ भी कह दूं, तुम अगर नहीं चाहोगे तो वो नहीं बढ़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर ये सफिशियंट नहीं होगा। तुम्हारे कुछ मिथ्स के टूटने बहुत जरूरी हैं, और मैक्सिमम बच्चे लास्ट तक नहीं टिक पाते। चाहे वो लेक्चर हो, यूट्यूब पे तुम किसी भी लेक्चर सीरीज को खोल के देख लो, किसी भी दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, उसके पहले वीडियो के व्यूज मिलाना और लास्ट वीडियो के व्यूज मिलाना। मान लो 10 वीडियोस में एक चैप्टर खत्म की गई है ना, तो पहले वीडियो पे 1 लाख व्यू होंगे, लास्ट वाले पे 5000 होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शुरुआत सभी करते हैं, फिनिश 5% बच्चे करते हैं, और तुम्हें फिनिश करने वाला बनना है। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था ना एक बार कि हाउ यू डू वन थिंग शोज हाउ यू डू एवरीथिंग। तुम एक काम को कैसे करते हो, ये बता देता है कि तुम सभी काम को कैसे करते होगे। अगर तुम्हारे पढ़ने वाले स्टडी टेबल पे बहुत ज्यादा गंदगी है ना, तो वो स्टडी टेबल ये बता देता है कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज्यादा गंदगी है। ये बड़ा अजीब से लग सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। तो तुम मिशन 150 के 4 वीडियोस नहीं टिक पा रहे हैं ना, तो ये एक छोटा सा एक्शन ये बता देता है कि आप जब आपको 20 लेक्चर की सीरीज दी जाएगी तो आप उसमें लास्ट तक पहुंचोगे या नहीं। तो आज हम केमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं बहुत तेजी से। सबसे पहले कि मैंने पीछे क्या बात कर रखी है उसका एक ब्रीफ दे देता हूं। वीडियो 1 में मैंने तुम्हारा दिमाग का बेस बनाया, क्योंकि तुम जो प्री बायसेस लेके आते हो उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम वो सुनना चाहते हो जो तुम मानते हो, बट मैं वो कहता नहीं हूं। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर मैं अपनी बात कह देता तो तुम कहते यार ये तो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट बात कह रहा है। नहीं, वो सारी चीजों के मैंने कन्विंसिंग रीजंस दिए थे, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि बच्चे को सीधा सीधा कहना कभी सॉल्यूशन नहीं देता। उसे बताना पड़ता है कि मैं जो कह रहा हूं वो क्यों सही है, और वो सारी चीजें हमने बात की है, ठीक है। और मेरे ये पॉइंट सुन करके खुद को सुपर इंटेलिजेंट मान करके इग्नोरेंट मत हो जाना। अभी तुम्हारे अंदर रिएक्शन आ रहा होगा कि मुझे तो सारी चीजें पता होती हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आओ ना। नहीं, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आऊंगा ना, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी। तो वीडियो नंबर 1 में हमने ये करा था और कोर दिया था कि 360R हमारी तैयारी का मेथड है। 3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग।
क्या मेरी बात इतनी समझ में आई लाडले? शाबाश। वीडियो 2 में हमने फिजिक्स की बात करी थी, जिसमें चैप्टर ऑर्डर दिया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और फिर सब्जेक्ट के पॉइंट्स दिए थे कि फिजिक्स का नेचर क्यों अलग है बाकी सब्जेक्ट से। एक जनरल जेईई एस्पिरेंट जो है ना, वो सारे सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करता है, और इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये समझ लेता है कि सारे सब्जेक्ट को एक तरीके से पढ़ना है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है, और एक ही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। जबकि ये बिल्कुल नहीं होता। हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से टाइम देना होता है, अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, अलग तरीके से उसके प्रश्नों को टैकल करना पड़ता है। वो सारी चीजें मैंने फिजिक्स के वीडियो में बात करी थी। वीडियो 2 में हमने मैथमेटिक्स की बात करी थी लाडले, जिसमें चैप्टर का ऑर्डर दिया था और सब्जेक्ट पॉइंट दिए थे कि मैथमेटिक्स के क्या नेचर है अलग, और मैथमेटिक्स में आप क्यों मार खा जाते हो। मैथमेटिक्स में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला तरीका लगाओगे तो मार खाओगे। गॉट इट? वीडियो 3 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डर दूंगा, जो कि तुम्हें उसी कॉपी में नोट करना है जो मैंने वीडियो नंबर 1 में बनवाई थी, जिसमें कि आपको डे वाइज बॉक्सेस बनवाए थे, जिसमें एक दिन अगर 360 आवर होता है तो आपको मारना है टिक, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आया कि एक दिन का चैलेंज कंप्लीट। और मैंने क्या कहा है, दीवार खूबसूरत बन जाएगी, आज का ईंट अच्छे से रख दो बस। तो आज हम चैप्टर ऑर्डर देंगे, और इस सब्जेक्ट के जो तीनों पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 मिनी सब्जेक्ट्स आते हैं, और तीनों मिनी सब्जेक्ट के नेचर अलग अलग है, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं ओवर ईटिंग, जो मैं चैप्टर ऑर्डर देने से पहले बता रहा हूं, जो कि मैंने वीडियो 1 में बताया था और कहा था कि इस चीज से बस पार पा जाना तो तुम स्टार्ट कर पाओगे अपनी जर्नी को, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ओवर ईटिंग क्या होता है? मैंने समझाया था कि बच्चा, आपके अगर बहुत दिनों से खाना छूटा हुआ है ना, तो आप कोशिश करते हो कि मैं एक ही दिन में खा लूं, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स ऐसे चलती है कि भैया मैं 5 दिन नहीं खाया और रोज 1000 कैलोरी खाता हूं, तो मेरी 5000 कैलोरी का बैकलॉग है, तो भैया अब 5000 कैलोरी एक्सेप्ट करना है तो मैं एक ही दिन में खाऊंगा ना, तभी तो बराबर होगा 5 दिन का छूटा हुआ। नहीं लाडले, तुम्हारी बॉडी 5000 कैलोरी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वैसे ही बच्चे के बहुत सारे कमेंट भरे हुए हैं कि भैया आप इतना सिंपल मेथड बता रहे हो, इतने सारे बड़े बैकलॉग हैं, तो इस सिंपल मेथड से कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भैया, हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा कर लो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि तुम्हारे लेक्चर्स स्क्रीन के सामने से पार होंगे, तुम्हारी बॉडी का हिस्सा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उस चीज को। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, सस्टेनेबल ईटिंग करनी है, कि हम उतना लेंगे जितना हमारा दिमाग रख पाए। नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूं, ये कॉपी पर लिखो, और मुझे गलत साबित नहीं कर पाओगे, ये मैं दावा कर रहा हूं। गलत साबित कर दोगे ना तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं इस कॉन्फिडेंस पे खेलता हूं, आज तक मैं 3 सालों से ये बोल रहा हूं, और आज तक कोई एक बच्चा नहीं आया जो बोले कि भैया आप गलत थे, मैंने कर दिखाया, कोई नहीं। और वो बात यह है कि तुम ज्यादा खाने की कोशिश कर लो, तुम नवंबर में मुझे इसी हालत में नहीं मिले तो कहना, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। जो मुझसे 40, मैं कहता हूं ना कि स्नेहित मिश्रा के साथ जुड़ने के लिए 30 दिन उसे देखना जरूरी है। 30 दिन मुझे देख लोगे ना, तो मैं अगर दिन को रात कह दूंगा ना, तो तुम रात मान लोगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये शब्द कह रहा हूं कि भरोसा करना। मैं बच्चों के फायदे की बात करता हूं, और बच्चों को उनसे फायदा होता है, होते आया है। अपनी ईमानदारी से मुझे जो सही लगता है उसे मैंने बच्चों को दिया है, और बच्चों ने ईमानदारी से अगर करा है तो फायदा हुआ है, और उसके रिजल्ट्स तुम देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से कोई बच्चा उठा करके ले आता हूं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए और मैं उससे कहलवा देता हूं कि अच्छा स्नेहित मिश्रा का नाम ले, उससे मैंने गाइडेंस ली थी। नहीं, जो भी बच्चा होगा, इसीलिए तो मैं उसकी तैयारी डॉक्यूमेंट कराता हूं कि सुबह 5 बजे उठो, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में अपना दिन प्लान करो, और रात के 10 बजे एसएम रेडियो पे आ करके अपना अटेंडेंस मार्क करो। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन तुम्हारे अगर 99 परसेंटाइल भी रहे और तुमने कहा भैया आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, मैं पहले उसमें प्लानिंग खोजूंगा कि तुमने करा है या नहीं। नहीं करा तो मैं क्रेडिट ही नहीं लेता, और अगर दिख गया तो मैं बच्चों के सामने फिर तुम्हारा नाम लेता हूं। पिछले साल के भी बच्चों को लिया नाम ना, और उसके जाकर के तुम कम्युनिटी पोस्ट में डे प्लानिंग देख सकते हो, तो उन्होंने करा, उन्हें फायदा हुआ। वो बच्चे मेरे पास ऐसे नहीं थे जो सिलेक्ट होने के बाद आए, वो बच्चे वो थे जो सिलेक्ट होने के पहले मेरे पास आए और मेरे साथ लड़ा उन्होंने, और लड़ करके आईआईटीज पहुंच गए। मानना मेरी बात, ठीक है? तो ओवर ईटिंग नहीं करना, लेक्चर्स की ओवर ईटिंग, एक दिन में 8-8, 9-9 लेक्चर देखे जा रहे हैं, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री से सीधे बात स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर ऑर्डर। चैप्टर ऑर्डर की मैंने क्राइटेरिया बता दी थी। मेरा चैप्टर ऑर्डर का क्राइटेरिया बेसिक वो नहीं है जो मार्क्स वाइज होता है कि सबसे ज्यादा किससे पूछे जाते हैं, उससे कम, क्योंकि जेईई मेंस है, खेल रहा है।
तो खेलने का मौका नहीं देंगे, हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। 100% सिलेबस नहीं हुआ तो 90% करेंगे, उसमें क्वेश्चन गिरे सॉल्व होगा, नहीं गिरा नहीं होगा, लेकिन हम उस छोटे से सिलेबस के हिस्से को इतना परफेक्ट करेंगे कि अगर उसमें गिरा तो सॉल्व होगा ही होगा। लेकिन जो बच्चे सारे के सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे वो इतना सैलो लेवल पे करेंगे ना कि उनसे पढ़े हुए चैप्टर से भी अगर डीप में सवाल पूछ दिया तो उनसे नहीं होगा, तो हम वहां पे जीतेंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्डर है, उस कॉपी में नोट करो। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडॉक्स। जेईई मेन का सिलेबस देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल के ही लेक्चर या फिजिकल के ही सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन वो टीचर्स इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग को मैं इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करूंगा। गॉट इट? अब इसे करना कैसे है, तो मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो में 2 क्राइटेरिया बनाए थे, 150 से कम वाले बच्चे और 150 से ज्यादा वाले। 150 क्या है, अगर आपका अभी करंट टॉपिक जो चल रहा है उसके अलावा अगर 150 लेक्चर के बैकलॉग हैं तो वो कैसे करेंगे, और वो बच्चे जिनका 150 लेक्चर से ज्यादा का बैकलॉग है वो कैसे करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। केमिस्ट्री में सारे बच्चे या तो वो 150 से नीचे हैं या 150 से ऊपर हैं, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, सारे मिला करके, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों मिला करके अगर आपके 150 लेक्चर से नीचे के बैकलॉग हैं तो मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले वीडियो में अलग स्ट्रेटेजी दी थी, और 150 से ज्यादा के लेक्चर के बैकलॉग हैं तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी दी थी, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। लेकिन केमिस्ट्री में वो बच्चे जिनका ओवरऑल बैकलॉग 150 लेक्चर से कम है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला करके 150 लेक्चर से कम है, वो भी यही तरीका फॉलो करेंगे, और 150 से ज्यादा है वो भी यही तरीका फॉलो करेंगे। इसका रीजन देता हूं। इसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है उस तरीके का जिस तरीके का फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरह कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उससे 1000 क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। केमिस्ट्री में होता है कि एक एक पॉइंट से एक एक सवाल उठ करके आ सकते हैं, और अगर हम शॉर्टकट के तरीके से गए तो अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो उससे 4 नंबर हमारा लॉस हो सकता है जेईई मेन में। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम सारे बच्चे एक स्ट्रेटेजी फॉलो करें और उसमें एक भी पॉइंट मिस ना हो। गॉट इट? ये रीजन मैंने दे दिया कि क्यों सभी को एक ही फॉलो करना है। क्लियर बच्चा? अब बात करते हैं रिसोर्सेस की। तो अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चा, कि अगर वो आपका बैकलॉग है तो किस तरीके से हम करेंगे। समझ में आई इतनी बात? और उसको भी आपको नोट करना है, और जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करना, एक्सपेरिमेंट मत करना। अभी तक तुमने अपनी तैयारी एक्सपेरिमेंट में ही बर्बाद की है। मैं कहूं अंधा विश्वास करके करो, बस अब एक्सपेरिमेंट करने के दिन गए। अंधा विश्वास। तो मोल कॉन्सेप्ट है, उसको आपको रेगुलर लेक्चर से करना है। अच्छा, सबसे पहले बता देता हूं कि चैप्टर ऑर्डर है, तो इसमें क्या पहला स्टेप करना है। इसमें जो चैप्टर तुम्हारे हो रखे हैं, मान लो किसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा तो उसको ऐसे टिक मार देना। ठीक है, मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जेईई मेन लेवल पे तैयार है, इसको टिक मार देना। ठीक है, अब दूसरा किसे टिक मारना है? दूसरा उन चैप्टर्स को टिक मारना जो अभी तुम्हारे बैच में चल रहा है। मान लो कि तुम 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर में हो, तुम्हारे अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए होंगे, तो जो करंट टॉपिक चल रहा है और जो बाकी चैप्टर्स है उन्हें टिक मार देना। मान लो कि केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ है, इलेक्ट्रो बचा हुआ है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो इन्हें टिक मार देना, क्योंकि वो करंट बैचेज में ही चलेंगे तो उसे ही फॉलो करना है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैंने बताया था कि करंट वाले टॉपिक्स को करंट वाले बैच से, करंट लेक्चर के थ्रू ही फॉलो करना है। अब इन सारी चीजों को तुम डिलीट कर देना इस लिस्ट से, और बाकी जो बचेगा, मान लो मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स बचा, सॉल्यूशन बचा और रेडॉक्स बचा, तो अब हम इस ऑर्डर को उठा करके ये वाले रिसोर्सेज के थ्रू उन बैकलॉग्स को कवर करेंगे। क्लियर? अब हर चैप्टर का मैं रिसोर्स बता रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट रेगुलर लेक्चर से करेंगे, आपके बैच में जो भी पढ़ाया गया होगा अवेलेबल होगा उसे हम रेगुलर लेक्चर से करेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ही बेस है। मोल कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया तो फिजिकल डूबेगा। मोल कॉन्सेप्ट के बिना फिजिकल नहीं पढ़ा जा सकता। तो रेगुलर लेक्चर से करेंगे, और क्वेश्चंस मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू करेंगे 3 सालों के। ठीक है, 2025 है तो 24, 23 और 22 के पीवाईक्यूज कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट के। मोल कॉन्सेप्ट इतने में स्ट्रांग हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेगुलर लेक्चर ही करेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उस तरीके का चैप्टर है जो आगे के फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रेन डेवलप करता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रेगुलर लेक्चर से करेंगे, मॉड्यूल पीवाईक्यू 3 सालों का। थर्मोडायनेमिक्स डे वाइज 1 शॉट से करेंगे। 1 शॉट लेक्चर उठाया, 12 घंटे का है, उसे एक एक दिन में बांटा, 12 लेक्चर बन गए, उसको हम करेंगे। मान लो रेगुलर बैच में वो 30 से 35 में पढ़ाया गया है, 1 शॉट में 12 घंटे या 14 घंटे में पढ़ाया गया है, तो 1 शॉट के डेटा को हम एक एक दिन बांट करके और उसे एक लेक्चर की तरह ट्रीट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। तो डे वाइज 1 शॉट से करेंगे, और इसके लिए क्वेश्चन कहां से करेंगे? मॉड्यूल और पीवाईक्यू से। कितने करने हैं वो मैं बताता हूं। केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लाडले 1 डे 1 शॉट से करेंगे। छोटा चैप्टर है, कॉन्साइज चैप्टर है,
कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डेंस चैप्टर है, तो इसमें कुछ पॉइंट छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है वन शॉट के लेक्चर में, और बहुत अच्छे से रिटेन हो जाता है ये। तो इसकी रिटेंशन की टेंडेंसी देख करके मैं तुम्हें एक रिकमेंड कर रहा हूं कि संडे को एक वन शॉट उठाना केमिकल इक्विलिब्रियम का, और एक ही दिन में उसे पूरा कर डालना, नोट कर लेना। वो एक दिन में तुम्हारे इनफ दिमाग में रिटेन होने के लिए कंटेंट दे देगा। इसके क्वेश्चंस कहां से करने हैं, इसके मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं है, 5 साल के पीवाईक्यूज कर लोगे इनफ होगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम ना एक बेस बनाता है आयनिक के लिए। तो क्वेश्चंस अगर टफनेस में लैंड करेंगे ना तो आयनिक में लैंड करेंगे, तो हम केमिकल में समय बचा करके आयनिक में खेलने की कोशिश करेंगे। तो आयनिक के लिए क्या करना है, डे वाइज वन शॉट, 12 घंटे का वन शॉट उठाए, एक एक दिन में काटा उसे और 12 दिन में खत्म कर डाले। मॉड्यूल और पीवाईक्यूज करेंगे 3 सालों का। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लें, इसको डेंस चैप्टर है, रिटेंशन में दिक्कत होती है और कॉन्सेप्चुअली बहुत समझने में मेहनत पड़ती है इसको, इसलिए नहीं कि टफ चैप्टर है, इसलिए कि बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स बातें ऐसी आती है ना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टफ बना देती हैं। उसमें बच्चे को वो लिस्ट ही यूज नहीं करना आता जिससे वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल सके, तो वो छोटी छोटी चीजें सीखने में तुम्हें थोड़े डिटेल की जरूरत होगी, तो उसे आप रेगुलर लेक्चर से ही करना। मैं तुम्हारा बहुत मैक्सिमम टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चैप्टर आसान है तो इसे आसानी से कम टाइम में निकाल लें, ताकि बड़े चैप्टर के लिए हमारे पास समय बचे जो हम कर पाए। तो ये इलेक्ट्रो को रेगुलर लेक्चर से करना, मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू 2 साल का बस हो जाएगा ना। सॉल्यूशन को रेगुलर लेक्चर से करना, सॉल्यूशन भी डेंस कॉन्सेप्चुअली तो नहीं है बट इजी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इजी फर्स्ट टाइम में समझने में मुश्किल होते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो इसे आप रेगुलर लेक्चर से करना और मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू 2 साल के कर डालना। केमिकल काइनेटिक्स डे वाइज वन शॉट से कर डालना और इसके सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यूज निपटा देना। रेडॉक्स 1 डे वन शॉट से, एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो 1 डे वन शॉट से करना और मॉड्यूल मत लगाना, सिर्फ पीवाईक्यू 5 साल का लगा लेना। फिजिकल डन, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने बता दिए। अब बात करते हैं हम बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री की मैं टेंडेंसी बता देता हूं इस सब्जेक्ट की। सबसे पहले इसमें मोल कॉन्सेप्ट रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारा, मोल कॉन्सेप्ट एकदम रट लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी, रटी हुई चीज होनी चाहिए मोल कॉन्सेप्ट। मैं पूछूं मोलरिटी और तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी निकलना चाहिए फॉर्मूला, एप्लीकेशन निकलना चाहिए फॉर्मूला, एटॉमिक मास यूनिट से हम कैसे मोलरिटी उधर जाएंगे, सारी चीजें कनेक्शन तुम्हें समझ आनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट जिसका रटा हुआ नहीं है वो डूबेगा, समझे हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ तो सबको आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट, रटा बहुत कम लोगों का होता है, तो ये रटा हुआ होना चाहिए। गॉट इट। तो ये बस मोल कॉन्सेप्ट रट के जाना और बाकी फिर आगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करना, और इसका जो काम है वो मॉड्यूल और पीवाईक्यूज कर देंगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? ठीक है, पहले चैप्टर ऑर्डर पहले समझा देता हूं, फिर मैं 360R पे आऊंगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब ऑर्गेनिक पे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। ये ऑर्डर है आपका और इसी ऑर्डर में करना है। जीओसी रेगुलर लेक्चर से करना है और कमांड डेवलप करना है, ठीक है। जीओसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी, इसमें रटोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हर चीज की बिल्ड होनी चाहिए रेगुलर लेक्चर से। मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू आपको कर लेने हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर 1 डे वन शॉट, एक दिन में खत्म करना और पीवाईक्यू 4 साल का लगा लेना। हाइड्रोकार्बन्स 1 डे वन शॉट से करना और पीवाईक्यू 4 साल का लगा लेना, मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। अल्कोहल फिनोल ईथर रेगुलर लेक्चर से करना, मॉड्यूल लगाना और पीवाईक्यू 5 साल के कर लेना। डेंस चैप्टर है, बहुत सारे रिएक्शंस है, इसलिए तो दिन लगेंगे तुम्हें रिटेन करने में। मेरा सारा फंडा है कि तुम जो पढ़ो वो दिमाग में टिक जाए, इसलिए। अल्डिहाइड कीटोन रेगुलर लेक्चर से करना और सेम मॉड्यूल 5 साल के पीवाईक्यूज। अमाइंस 1 डे वन शॉट से, एक दिन में निपटा देना और मॉड्यूल लगा लेना और 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लेना। बायोमोलिक्यूल्स डे वाइज वन शॉट से करना, इतना डिटेल नहीं होता कि रेगुलर लेक्चर में जाया जाए, भले मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों का ये वाला चैप्टर बचा हुआ होगा पढ़ाने के लिए, तो रेगुलर अगर क्लासेस चल रहे हैं उसी से करना, और अगर बैकलॉग हो चुके हैं तो बायोमोलिक्यूल्स डे वाइज वन शॉट से निपटा देना, पीवाईक्यूज 5 साल का लगा के। और लास्ट में एक जेईई मेन का सिलेबस देखोगे तो एक चैप्टर आता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। मैक्सिमम जगह ये चैप्टर अलग नहीं पढ़ाया जाता, इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के बीच बीच में जहां जहां पे आते हैं वहां वहां पे ये पढ़ा दिए जाते हैं। तो अगर आपको इसी में पढ़ा दिया जाता है तो आप यहीं से कर लोगे, और अगर आपको अलग से पढ़ाया जाता है तो आप अलग से इसे पढ़ लोगे, ये 1-2 दिन में हो जाते हैं। गॉट इट बच्चा। ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक सिंपल है, बहुत आसान है। पीरियोडिसिटी 1 डे वन शॉट, एक दिन में निपटा देना। पी ब्लॉक रेगुलर लेक्चर से करना क्योंकि बहुत सारे इसमें रिएक्शंस होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक डे वाइज वन शॉट से निपटा देना, 12 घंटे के हैं, काट दिया और निपटा दिया, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं तो वो रिटेन करने में टाइम लगेगा। पी ब्लॉक वगैरह से हम फेमिलियर होते हैं तो वो चल जाता है, बट डी एंड एफ थोड़ी दिक्कत करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों को देखते हुए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रेगुलर लेक्चर से करना, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है। इन सारे के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यूज कर लोगे आप
4 साल हो गए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन। अब बात करते हैं व्हाई यू विल स्टिल फेल। केमिस्ट्री की बात कर ली हमने, अब फिर भी 4 वीडियोस देने के बाद भी तुम फेल क्यों करोगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन लेक्चर्स को करना कैसे है। 360R में बता दूं ना, क्योंकि तुम 3 वीडियो देख के आए हो तो समझ आ ही गया होगा, बट जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं समझा देता हूं। तो लाडले, मैं बच्चों को ना, बैटरी भी डाउन सारी चीजों की हो गई है, चलो तो मैं बच्चों को बताता हूं 360R चैलेंज है, ठीक है। 3 में मैंने बताया क्या है 60 में, और R में क्या बताया है। जिन बच्चों को पता है वो स्किप करके आगे बस वाई यू विल स्टिल फेल पे जा सकते हैं, जो नए बच्चे उन्हें बता दूं। तो मैं कहता हूं कि रेगुलर क्लासेस में 2 लेक्चर चल रहे हैं, अगर आप नॉर्मल बैच में हो तो, 12th के साथ हो तो, ठीक है। तो 2 में +1 बढ़ाना है बैकलॉग वाला, और सिर्फ ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का 1 बढ़ाना है, नहीं, मैंने कहा है कि एक हफ्ते मैंने मैथमेटिक्स का 1 चैप्टर उठा लिया, एक हफ्ते केमिस्ट्री का 1 चैप्टर उठा लिया, और एक हफ्ते फिजिक्स का 1 चैप्टर उठा लिया। तो एक हफ्ते फिजिक्स वाले स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो खत्म हो गया, फिर अगले हफ्ते में हम केमिस्ट्री का 1 चैप्टर उठा लेंगे और उसको केमिस्ट्री वाले स्ट्रेटेजी के वीडियो के अकॉर्डिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अगले हफ्ते मैथमेटिक्स उठा लेंगे, ठीक है। तो वो 1 हफ्ते का टाइम अगर आप एक बैकलॉग के चैप्टर को दोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो 3 क्या है, 2 रेगुलर लेक्चर हो रहे हैं, उसमें +1 करके एक बैकलॉग वाला घुसाया। मान लो कि डे वाइज 1 शॉट मैंने बताया, तो 12 लेक्चर को काट दिया मैंने, 12 घंटे के लेक्चर को, तो उसमें से 1 घंटा इसमें ऐड करेंगे, तो ये 3 बन गया। तो एक दिन में आपको 3 करना है। 60 क्या है, 60 सवाल हैं जो आपको रोज करने हैं, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा लैग करते हैं कि सवाल ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम लेक्चर 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 करते जाएंगे, हो जाएगा, नहीं। 3 लेक्चर के 60 सवाल होने चाहिए। अब 60 सवाल आपको सब गिन लेना, सब कुछ क्लास में हो रहे हैं वो तुमने अगर रोक करके लेक्चर करा तो वो गिनोगे, सब कुछ गिनोगे तुम। और 60 सवाल पर सब्जेक्ट नहीं, तीनों मिला करके एक दिन में 60 सवाल होने चाहिए। मान लो मैथमेटिक्स में मैंने 25 सिलेक्ट करा कि आज 25 सवाल करूंगा इस चैप्टर का, तो 25 सिलेक्ट कर लिया, केमिस्ट्री में 15 कर लिए और बाकी फिजिक्स में कर लिए। तो इस तरीके से 60 सवाल आपके रोज होने चाहिए। और फिर लास्ट में आता है रिवीजन, जहां पे मैक्सिमम क्या 99% बच्चे इसीलिए मार खाते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता तैयारी सारी होने के बावजूद। तो रिवीजन की मैंने वीडियो भी दे रखी है, प्लानर भी दे रखा है, तो उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करोगे, उसी प्लानर के अकॉर्डिंग करोगे। टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, बट कर लोगे, ठीक है। बड़ी सिंपल दिख रही है, लेकिन एसएम रेडियो सर्च करना यूट्यूब पे, उसमें रोज एक वीडियो आती है या फिर कम्युनिटी पोस्ट आता है, उसके कमेंट खोलना, क्योंकि वहां पे मैं बच्चों के अटेंडेंस लेता हूं रोज, उसमें एब्सेंट्स की संख्या देख लेना, बस तुम्हें दिख जाएगा ये सिंपल दिखने वाली चीज मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। जान लगाना, कर लोगे। अब बात करते हैं कि तुम अभी भी फेल क्यों कर जाओगे, वाई यू विल स्टिल फेल। इसे कहते हैं लेकिन सिंड्रोम, और जो मैं बच्चों में बहुत ज्यादा देख रहा हूं, मैं पहले भी बच्चों को बता चुका है, नए हो तो मैं बता देता हूं। लेकिन सिंड्रोम क्या होता है ना कि बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उसे कोई अगर सॉल्यूशन दोगे ना, तो वो सॉल्यूशन उसके तैयारी के लिए फिट बैठेगा, फिर भी उसको जिस तरीके की आदत हो गई है खुद को डाउट करने की या पूरा दुनिया को डाउट करने की, तो उस सारे सॉल्यूशन देने के बाद उसके मुंह से निकलेगा लेकिन भैया। और लेकिन भैया जैसे ही निकला, उसने एक नए प्रॉब्लम का स्कोप खोल दिया, और जब नया प्रॉब्लम आता है वो तब तक मेहनत करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करता जब तक उसका लेकिन सॉल्व ना हो। और उस लेकिन के सॉल्यूशन के तौर पे वो फिर 1 हफ्ते निकालेगा, फिर उस लेकिन का मैंने सॉल्यूशन दे दिया, बट उसके बाद क्या वो पढ़ने लगेगा? नहीं, फिर बोलेगा लेकिन भैया। तो ये लेकिन सिंड्रोम से बचना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, 7 दिन में तुम तैयारी बचा तो नहीं सकते अगर बर्बाद है तो, और 7 दिन में अगर बहुत अच्छा पढ़ा है तो 7 दिन तुम बर्बाद भी कर दोगे तो भी तैयारी बर्बाद तो नहीं होगी। 7 दिन इसको फॉलो करके देखो, इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वीडियो का और वीडियो नंबर 1 के माइंडसेट को, 4 वीडियोस को फॉलो करके देखो। 7 दिन के बाद तुम मुझे थैंक यू कहने आओगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि तुम पहली बार खुद को इंप्रूव करते देखोगे। हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस 4 वीडियो को कोई भी बच्चा फॉलो करेगा वो आईआईटी जाएगा। जेई मेन में वो पहले तो जनवरी में ही क्वालिफाई करेगा, और जहां बच्चे जनवरी में हार करके अप्रैल के लिए भागेंगे ना, मैं उसे एडवांस के लिए दौड़ाऊंगा। चलो तो साथ तो मिले, लेकिन आए तो पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मैं जवाब दूंगा, बुरा क्वेश्चन हुआ तो मैं बता दूंगा कि तुम लेकिन सिंड्रोम से ग्रसित हो, ठीक है। वीडियो के यहां तक आए हो तो एक कोड देता हूं, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि कौन कौन बच्चे वीडियो के इस हिस्से तक आए हैं, ताकि मैं कमेंट में उनके ही कमेंट के रिप्लाई देता हूं। मैं एक कोड बता रहा हूं, 214 ये जैसे ही लिखोगे और उसके बाद अपनी क्वेरी लिख दोगे, या फिर क्वेरी कोई नहीं है कि भैया मैं सेटिस्फाई हो गया लेकिन सिंड्रोम आया ही नहीं, तो लिख देना 214 आई हैव अराइव्ड, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चा
पूरी वीडियो देख चुका है, इसकी रिटेंशन काफी अच्छी है, तो इसके साथ काम करने में मजा आएगा। ठीक है। बहुत बच्चे ना आधे में ही, रिटेंशन उनकी इतनी खराब है कि आधे में ही छोड़ के जाते हैं और बोलते हैं भैया मैंने पूरी देख ली, अब मुझे ये बताओ। मैं चालाक हूं, मैं वो हर तरीके अपनाता हूं जिससे सच्चाई बच्चे की पता पड़ जाए। तो तुम 214 कमेंट करोगे, आई हैव अराइव्ड, बच्चे को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये 214 क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे, तुम समझोगे। मिले अब रोज सुबह 5 बजे आ जाना कम्युनिटी पोस्ट में प्लान करने, और रात के 10 बजे आ जाना या 9 बजे, दो ही टाइम है, 9 से 10 के बीच मैं कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो डालता हूं एसएम रेडियो पे, अटेंडेंस मार्क करने। 4-5 महीने मैं तो जान लगाऊंगा तुम्हारे पीछे, भरोसा है तो तुम भी जान लगाना, कंधे उखड़ने देना, बाजुएं कांपने देना, डरना मत, अच्छा होगा।